हम कंपनी की बात करें तो भारत में लगभग देखा जाए काफ़ी प्रकार की कंपनियां रन करती हैं। जो कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। तो टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ ए कंपनीज। तो पहले इसको समझिए क्या है। एक कंपनी में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, extent of the liability of the members, number of members, basis of ownership, extent of public participations, and the basis of nationality. The details are as follows. ठीक है, ये इसको इस तरह हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको फर्स्ट हम डिवाइड करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन the company may be of two types. First, incorporated companies. Second, unincorporated companies. The detail are as follow. इसके डिटेल जो है वो उसको हम आगे अभी तुरंत आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो पहला है incorporated companies. And incorporated companies is also known as registered company. It means a company registered under the Indian Company Act 1956 or any other act. Company may again be classified as follows. अगर हाँ, तो आपने देखा कि कोई भी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन 1956 या किसी और एक्ट के द्वारा होता है उसको बोलते हैं हम इनकॉर्पोरेट कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। यहाँ इसमें भी देखा जाए इसको भी हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कंपनीज incorporated by royal charter. Such type of companies are formed under a royal charter. This system of formation of companies was in the practice under the British government. Nowadays, this is not a practice. The East India Company, for example, was incorporated by the royal charter granted by the king or queen or British. Such a company was regulated and controlled by its charter. बिल्कुल क्लियर है कि जो चार्टर कंपनी की बात करते हैं वो ब्रिटिश काल में हुआ करती थी और उसको जो रेगुलेट कौन करता था, किंग और क्वीन का जो चार्टर होता था उसके द्वारा इन कंपनियों की स्थापना की जाती थी। आपने बहुत फेमस कंपनी का नाम सुना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी या बैंक ऑफ इंग्लैंड। दीज आर ए कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड बाय रॉयल चार्टर। फिर सेकंड आपका आता है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टैट्यूटरी कंपनीज। समटाइम्स ए कंपनी में आल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। दिस टाइप ऑफ कंपनीज आर फॉर्म ऑफ द fulfillment of some special object at national level. For example, the Reserve Bank of India, State Bank of India, LIC, GIC. These company also known as corporation. बिल्कुल आपने सही कहा। इस टाइप की जो कंपनियां होती हैं वो पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के द्वारा स्थापित की जाती हैं, जो जिसमें नेशनल का जो उद्देश्य होता है उसको ध्यान रखते हुए। अगर हम बात करते हैं उदाहरण की तो आपने नाम RBI, SBI, LIC, आपका UTI, जो बड़ी बड़ी आपकी जो कंपनियां हैं वो पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा स्थापित की जाती हैं। ठीक है, और इसको हम स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं और कॉर्पोरेशन के नाम से भी जानते हैं। फिर सेकंड है कंपनीज। थर्ड है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन कंपनी एक्ट। Generally, all the companies in India are formed under the Indian Company Act 1956 or any other act. Such a company is regulated and controlled by Memorandum of Association and Articles of Association. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो जनरली जितनी भी कंपनियां अपने देश में रन कर रही हैं आज के समय में वो उनका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 1956 के द्वारा किया गया है या कोई और दूसरे एक्ट के द्वारा किया गया है। एज द चार्टर कंपनी हैज नो प्लेस इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एंड द इंडियन कंपनी एक्ट डू नॉट अप्लाई टू ए कॉर्पोरेशन। द वर्ड कंपनी विल ऑलवेज मीन्स ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी इंडियन कंपनी एक्ट 1956। अब नेक्स्ट है आपका अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज।
A group of person which is not registered under the Indian Company Act is known as unincorporated company. Basically, this is not a company. It may be the big partnership organization or a large group of person. The liability of the member of such company is unlimited and its members are not different from the entity. It is not that the such type of company has been restricted under the section 11 of the Indian Company Act 1956. बिल्कुल कहा क्या गया कि अगर हम बात करते हैं अनइनकॉर्पोरेट कंपनी की, तो आज के समय में इसको कंपनी एक्ट के सेक्शन 11 द्वारा रिस्ट्रिक्ट किया गया है। हाँ, और ये ऐसी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज। क्लासिफिकेशन ऑन द basis of liabilities. The company may be two type on the basis of liability. First है limited liability company, second है unlimited liability company. हाँ, इसको डिटेल में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। The details are as follows. First है limited liabilities company. In this type of companies, the liability of member is limited. All such companies will have to use the word limited with their name. Such company may again of two types follows. First इसमें companies limited by shares. Such a company is commonly known as a limited liability company. The liability of member of such company is limited up to the face value of shares they held. It is interesting to note that most of the companies established in India are of such time or of such nature. देखिए, अगर हम कंपनी लिमिटेड बाई शेयर की बात करते हैं तो ऐसी कंपनी मतलब कि कोई भी पर्सन या व्यक्ति यहाँ अगर इस टाइप की कंपनी को में अपना शेयर परचेज किया है तो उसकी जो लायबिलिटीज़ है, जितना वो शेयर परचेज किया है वहीं तक वो सीमित रहेगी। और जनरली भारत में जितनी भी टाइप की कंपनी रन कर रही हैं, मोस्टली जो आपको देखा जाए तो कंपनी लिमिटेड बाई शेयर के रूप में ही होती है। फिर इसका सेकंड पार्ट जो है company limited by guarantee. The liability of member of such company remains limited to the amount they agree to contribute to the company. If the need may be, the amount of guarantee cannot be demanded from the member until company is winding up. Therefore, this amount is known as reserve capital. Such company may or may not have the share capital. Generally, these are formed without share capital for non-trading purpose, that is for the promotion of art, science, trade and culture, etc. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। आप जानती हैं जब भी हम बात करते हैं तो गारंटी की, तो गारंटी कब क्रिएट होता है? जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है। तो यहाँ इस टाइप की कंपनी में शेयर कैपिटल होता भी है और शेयर कैपिटल नहीं होता है, लेकिन जनरली जो होता है इस टाइप की कंपनी जो फॉर्म होती हैं विदाउट आपके शेयर कैपिटल के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में हम बोल सकते हैं प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, ट्रेड एंड कल्चर एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं अनलिमिटेड कंपनी। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 1956 दैट a company having unlimited liability of its member is called unlimited liability company. In this type of companies, the liability of member may go up to the personally property of the member, and every member of such company is liable to the contribute any amount in proportion to his interest in the company toward the liability of the company. ठीक है, ये अगर हम बात करते हैं अनलिमिटेड कंपनी को, तो देखा जाए कि यहाँ इस कंपनी में जो कंपनी के मेंबर होते हैं उनकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। कंपनी के वाइंडिंग अप के समय उनके मेंबर से अनलिमिटेड लायबिलिटी के रूप में कुछ भी अमाउंट को मांगा जा सकता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो वो आपका है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। The company may be two types based on the number of members, public company and a private company. First है public company is a company which is registered under the Indian Company Act 1956 or any other act or an existing company.
having 7 or more members, section 3 subsection 1 fifth of the Company Act distinct as any company which is not a private company is a public company. Therefore, a public company must have minimum 7 members, but there is no restriction with regard to maximum number of a member of a public company. It may be equal to the number of shares offered by the company. अगर हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी की तो बिल्कुल क्लियर है कि पब्लिक कंपनी एनी कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी इज ए पब्लिक कंपनी. इट मीन्स पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मेंबर एंड मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट. फिर हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी. सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 of the Indian Company Act 1956, private company is a company which is its article restricts the right to transfer shares, limit the number of members up to 200, excluding past and present employee of the company, and prohibit any invitation to public to subscribe for its shares and debenture. बिल्कुल सही कहा कि बात करते हैं अगर हम प्राइवेट कंपनी की तो मैक्सिमम 200 मेंबर और ये अपना शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकती है और ये कंपनियां जो है प्रॉस्पेक्टस को भी अभी इशू नहीं कर सकती है. फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. हाँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ए कंपनी में अगेन बी ऑफ 2 टाइप, गवर्नमेंट कंपनी एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 617 of Indian Company Act, government company or a state government company, any company of a which is not less than 51% of the share capital is held by the central government or a state government or by any 2 or more than together shall be a government company. These companies function in the same manner as the other company with the difference of ownership. All the provision of the Company Act apply to this company also. अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट कंपनी की तो देखा जाए तो एनी कंपनी ऑफ विच नॉट लेस देन 51% शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या दोनों के बिल के द्वारा जो कंपनी को कंट्रोल किया जाता है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी. फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम नॉन गवर्नमेंट कंपनी. ए नॉन गवर्नमेंट कंपनी इज ए कंपनी which is not a government company, therefore it remains a company which is owned by the private entrepreneur. Most of the company in India are of this type. फिर बात करते हैं नेक्स्ट की हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस. ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस ए कंपनी में बी ऑफ 3 टाइप्स, इंडिपेंडेंट यूनिट्स, सब्सिडियरी कंपनीज एंड ए होल्डिंग कंपनी. तो फर्स्ट हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट यूनिट की. बहुत सिंपल सा है. एंड इंडिपेंडेंट कंपनी इज ए कंपनी which perform all its work independently. Such a company neither controlled any other company nor is controlled by any other company. फिर बात करते हैं सब्सिडियरी कंपनी. सेक्शन 4 सबसेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट states that a company is a subsidiary company of another where the holding company 1 control the composition of its board of directors, 2 hold more than half in the nominal value of its equity shares capital, or it is a subsidiary of the subsidiary of the subsidiary company of holding company. In this way, if company A hold more than half of the equity share capital of the company B, the company B will be a subsidiary of the company A. Again, if company B hold more than half of the equity share of capital of company C, the company C will be the subsidiary of both the company A and B. फिर बात करते हैं हम होल्डिंग कंपनी की. सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट दैट ए कंपनी मे बी टर्म ए होल्डिंग कंपनी इफ इट हैज एनी कंपनी इट्स अ सब्सिडियरी. यानी ऐसी कंपनी जो दूसरे कंपनी को होल्ड करती है उसको बोलते हैं सब्सिडी कंपनी, और जो कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है उसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी. फिर बात कर on the basis of nationality a company may be of 2 types. First है inland companies and second है foreign और multinational company. तो फर्स्ट हम बात करते हैं inland company. And inland company is a company which is formed, regulated and controlled by any of the Indian Company Act
और एनी अदर एक्ट। फिर बात करते हैं सेकंड की, फॉरेन कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी। सेक्शन 591 of the Indian Company Act 1956 state that a foreign company or multinational company means a company which is established outside India but the company is doing the business in India. However, for multinational company may also be its business outside India as well. फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं जो 2008 में इस टाइप की कंपनी का इस्टेब्लिश हुआ था, उसको बोलते हैं वन मैन कंपनी। तो ये कंपनी क्या होती है, इसको भी ध्यान से समझिए। ए कंपनी मस्ट बी इस्टेब्लिश इन अकॉर्डिंग विद द provision of Indian Company Act 1956. However, in some cases, only one man hold practically the whole of share of a company and take few more dummy member only to meet the legal requirement. Such a company is known as one-man company. For example, in case of private company, it should have minimum 2 members. A person may be taken all its shares except one, which may be given to any of its family members. Similarly, in case of a public company, it must have minimum 7 members. A person may take all of its shares and only few shares may be allotted to its rest 6 members, usually from his family. Such a company is practically in order in eyes of law and cannot be refused to be registered under the act because it fulfills all legal requirements. But practically the company is owned by only one member and therefore it is called one man company. The best example is Solomon versus Solomon and Company Limited. बिल्कुल सही आपने कहा। हम बात करते हैं, देखिए वन मैन कंपनी को तो चाहे अगर एक व्यक्ति भी वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है अगर उसको फुलफिल करता है, अगर उसके द्वारा एक व्यक्ति के द्वारा ही अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं वन मैन कंपनी। हाँ, इसका जो है एक बेस्ट एग्जांपल है सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं काउंसिल कंपनी में, तो देखा जाए उसको है अनरजिस्टर्ड कंपनी और इलीगल एसोसिएशन। ए ग्रुप ऑफ पर्सन which violates section 11 of the Indian Company Act 1956 is known as illegal association. Illegal association is also known as unregistered company. An association is combination of person for the achievement of some common object. Section 11 of the Act states that all associates of the persons of partnership should be of more than 10% to carry on a banking business or of more than 20% to carry on any other kind of business. If any association contain more than required person, the association must be registered under any act. Otherwise, it will be treated as a illegal association. बिल्कुल सही कहा कि जैसे हम बात करते हैं बैंकिंग बिजनेस में तो वहाँ 10 और दूसरे टाइप की बात करते हैं तो वहाँ पे 20% होने चाहिए। अगर इनसे ज़्यादा अगर पर्सन होते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो उसको बोलते हैं हम इलीगल और अनरजिस्टर्ड कंपनी। तो इस प्रकार आपने देखा कि अपने देश में जितनी भी कंपनियां रन कर रही हैं उसको यहाँ पे हमने डिटेल में समझा दिया है। आपके एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक हाँ, इसको आप अच्छे से समझिएगा। थैंक यू। पापा बहुत परेशान किए हैं आज।